अच्छा, ये पेपर है बेसिकली, इसमें से कुछ सारे क्वेश्चंस तो हम नहीं डिस्कस करते, बट ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2-4 ईयर्स के, मैं सब डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है, ये P4 है, मई जून 2020, पेपर 42। अच्छा, इसमें जो आसान आसान चीजें हैं वो तो हम स्किप करते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये पहला क्वेश्चन ही मोल से रिलेटेड है, चलें इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इसमें बेटा देखिए, मैं एक चीज बार बार कह रहा हूँ और फिर दोबारा मैं उसी चीज पे फोकस करूंगा। देखिए, इसमें सारे मार्क्स जो है ना वो आपके रीडिंग के हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा। P4 टोटली रिलाई करता है कि आपने क्वेश्चन को कितने अच्छे तरीके से समझा है। तो इसके लिए बेहतर ये है कि आप मतलब इस चीज की प्रैक्टिस करें कि क्वेश्चन को आपने पढ़ के समझना है और हर चीज को नोट करते जाएं। हर चीज को नोट करते जाएं, स्टार्ट में क्या चीज गिवन है, क्या फाइंड करनी है, स्टार्ट से आपके माइंड में ये चीज क्लियर हो कि आपको गिवन क्या है, आपने फाइंड क्या करना है। ठीक है ना, ये चीजें अगर आपको क्लियर होंगी तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, तो ये पेपर आपका अच्छा हो जाएगा। और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल से सब जो है वो इसी हिसाब से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बट मेन चीज ये है। जी बेटा। ठीक है ना, तो ये मेन अपने ध्यान में, ये चीज ध्यान में रखें कि आपने क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, बाद बात आपको ऐसा लगेगा कि जी सही है, ये मुझे क्वेश्चन आता है, ये हो जाएगा, उसको फिर एक दफा रीड करें क्वेश्चन को अच्छी। ये इसमें मतलब 70% मार्क्स इसमें रीडिंग के हैं कि आपने क्वेश्चन को कितने अच्छे तरीके से समझा है, क्योंकि इसमें काफी बड़े बड़े क्वेश्चन आप देख लें, इसमें पढ़ने वाली कितनी, मतलब ये आप सवाल जो है वो यहाँ पे सिर्फ 3 मार्क्स का है, बट आपके पास पूरा पेपर पेज जो है वो इस पे सिर्फ आपके पास क्वेश्चन 10 है जो कि आपने रीड करनी है, समझना है क्वेश्चन को, उसके बाद आपने उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि आयरन टेबलेट्स आर यूज्ड टू ट्रीट आयरन डेफिशिएंसी इन द बॉडी। Iron tablet contains iron 2 ions. A student does a series of titration with aqueous potassium manganate. ठीक है, अब KMnO4 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, टू डिटरमिन द परसेंटेज ऑफ आयरन इन सम आयरन टैबलेट्स। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि आपके पास आयरन टैबलेट्स हैं which contain iron 2 ions, जिनमें iron 2 ions है। A student does a series of titration with aqueous potassium manganate, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। To determine the percentage of iron, फाइंड क्या करना है आपने? परसेंटेज ऑफ आयरन इन सम आयरन टैबलेट्स। आप आयरन टैबलेट्स में आयरन की परसेंटेज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। अच्छा, एक चीज तो मैं आपसे पूछना भूल गया, पेपर आप लोगों का सबका सही हो गया था बेटा P2? जी, पेपर 2 सब सही करके आए हैं? चलो जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बस फिर इंशाल्लाह ताला ये भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आपने आयरन की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है इन आयरन टैबलेट्स। डायग्राम ऑफ सम ऑफ द एपरेटस द स्टूडेंट यूजेस आर शोन। ठीक है, तो ये 3 डायग्राम्स गिवन है। नेम द 3 पीसेस ऑफ एपरेटस। तो ए क्या है? ब्यूरेट है। ठीक है, ये नाम तो सबको याद होंगे। बी मेजरिंग सिलेंडर है, इसको ग्रेजुएटेड सिलेंडर भी कहते हैं। ठीक है, और सी जो है ये पिपेट है। ठीक है, तो ये एपरेटस के नाम वगैरह, इनकी डायग्राम्स ये अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा कि कौन से एपरेटस हैं, क्या नाम है, ये चीजें आपके ध्यान में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट, द स्टूडेंट रिकॉर्ड द टोटल मास ऑफ 5 आयरन टैबलेट्स। कितनी आयरन टैबलेट्स हैं? 5। क्रशेस द टैबलेट्स, यानी लेट सपोज कि ये 5 आयरन टैबलेट्स हैं। ठीक है, इसको इसने क्रश किया। ठीक है, then dissolve them in distilled water and make the solution up to 250 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसने सिंपल जो है वो एक बीकर लिया और इसमें जो है ये डिसॉल्व कर दिया और सोल्यूशन कितना बना दिया, यानी अब ये आपके पास जो आयरन टैबलेट्स थी, आयरन टैबलेट्स डिसॉल्व इन वाटर, ये पानी में डिसॉल्व कर दिया और इसका टोटल वॉल्यूम कितना है? 250 सेंटीमीटर क्यूब, यानी जो जो 5 की 5 टैबलेट है वो इसमें डिसॉल्व कर दी गई। Uses apparatus C to transfer 25 cm cube of the solution of Fe2 plus ions into a conical flask। apparatus C मतलब के पिपेट को यूज किया टू ट्रांसफर, यानी यहाँ से इसमें से 25 cm क्यूब जो है ये इसने पिपेट के थ्रू ट्रांसफर किया किसमें?
कॉनिकल फ्लास्क में। तो लेट्स से ये आपके पास कॉनिकल फ्लास्क आ गया, इसमें ट्रांसफर कर दिया, कितना आ गया 25 सेंटीमीटर क्यूब, ये ट्रांसफर कर दिया आपने। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहते हैं कि यूजेस apparatus B to add 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ dilute sulfuric acid to the conical flask। ठीक है, apparatus B ग्रेजुएटेड सिलेंडर, इसको यूज किया 10 cm क्यूब इसमें एसिड ऐड कर दिया, किसमें, ये जो आपके पास 25 cm क्यूब ऑफ Fe2+ सोल्यूशन है, इसमें आपने 10 cm क्यूब डाइल्यूट एसिड जो है वो ऐड कर दिया, जिसको मैं H+ से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया। fills apparatus A with 0.005 mole per dm cube KMnO4। apparatus A क्या है, ब्यूरेट, तो ब्यूरेट जो है इसको फिल कर दिया, लेट्स से ये ब्यूरेट आ गई, दिस इज ब्यूरेट, ये फिल कर दिया है कितना, विद KMnO4, इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गया KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। टाइट्रेट द सॉल्यूशन ऑफ Fe2+ with the 0.005 mole per dm cube KMnO4 until the first permanent pink color is seen in the conical flask। ठीक है, तो जब आप KMnO4 ऐड करते हैं, आपको मालूम है कि KMnO4 पर्पल कलर का सोल्यूशन होता है, बट जब आप इसको ऐड करेंगे, जब इसको यूज करेंगे एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो जो यहाँ पे आपको मतलब परमानेंट, आपने पर्पल कलर तक नहीं जाना। ठीक है, यहाँ पे आपने कौन सा कलर ऑब्जर्व करना है कि वंस वी गेट पिंक कलर, ये चीज ध्यान में रख लें कि व्हेनेवर वी हैव KMnO4 इन द ब्यूरेट, तो टाइट्रेशन के लिए आपको जो कलर रिक्वायर्ड होगा, एंड पॉइंट कहाँ पे आएगा, पिंक कलर पे आएगा। ठीक है, तो ये आपने इसमें KMnO4 जो है वो Fe2+ के सोल्यूशन में ऐड किया। कब तक ऐड करना है कि अंटिल वी गेट अ पिंक कलर सोल्यूशन। तो जैसे ही आपको पिंक कलर का सोल्यूशन मिलेगा, वहीं पे आपने प्रोसेस जो है वो अपना रोक देना है और रीडिंग नोट करनी। रिपीट्स द टाइट्रेशन 3 टाइम्स। जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन बेटा, इसमें कुछ पूछना? हाँ जी, यहाँ तक बात क्लियर है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को ध्यान से अच्छी तरीके से इसको पढ़ना है, समझना है। ठीक है, आपके जहन में सारी कहानी बैठ जानी चाहिए कि हो क्या रहा है, फाइंड क्या करना है, गिवन क्या है। जी, सबको क्लियर है बेटा? ठीक है जी, चलें। तो अब उसके बाद नेक्स्ट क्या आ गया कि द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज शोन, और ये आपके पास मैंगनेट आयंस रिएक्टिंग विद Fe2+, और ये जो आपने एसिड ऐड किया था, सजेस्ट व्हाई डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू द कॉनिकल फ्लास्क। सल्फ्यूरिक एसिड आपने क्यों ऐड किया, रिएक्शन तो KMnO4 और Fe2+ के दरमियान है। व्हाई वी हैव एडेड सल्फ्यूरिक एसिड, बिकॉज वी नो दिस थिंग कि KMnO4 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस वर्क्स इन एसिडिफाइड मीडियम, सो वी नीड H+ आयन। तो ये H+ आयन कहाँ से आएंगे, बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड इज अ सोर्स ऑफ H+ आयंस, ये H+ आयन दे रहा है। ठीक है, गिव द फॉर्मूला ऑफ द आयन रिस्पांसिबल फॉर द पिंक कलर सीन एट द एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट पे जो पिंक कलर आ रहा है, उसके लिए कौन सा आयन रिस्पांसिबल है, आप KMnO4 ऐड कर रहे हैं कॉनिकल फ्लास्क में, और KMnO4 में जो ट्रांजिशन एलिमेंट है वो मैंगनीज है, तो मैंगनेट आयन जो है, दिस इज रिस्पांसिबल फॉर द फाइनल कलर ऑफ द सोल्यूशन, पिंक कलर ऑफ द सोल्यूशन। तो जो पिंक कलर आ रहा है वो MnO4+ की वजह से आ रहा है। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है कि द डायग्राम शोज पार्ट ऑफ द एपरेटस ए विद द लिक्विड लेवल। ये आपने सिंपल रीडिंग्स नोट करनी है एक्सपेरिमेंट 1 के लिए। अच्छा, फाइनल इनिशियल गिवन है हमें एक्सपेरिमेंट 1 की, तो वॉल्यूम यूज कितना हो जाएगा, 17.2 ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 का, एक्सपेरिमेंट 2 की सारी रीडिंग्स गिवन है, 3 हमने खुद लिखनी है, तो 3 की फाइनल रीडिंग कितनी है 17.1, और इनिशियल कितनी है 0.7, 0.7, तो डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये 16.4। और उसके बाद आपके पास फोर्थ एक्सपेरिमेंट की फाइनल रीडिंग गिवन है और वॉल्यूम यूज्ड गिवन है कि कितना यूज हो रहा है, तो 16.9 में से माइनस कर देते हैं 16.7, तो दैट वुड बी 0.2, ये इनिशियल आ गया। ठीक है, ये आपने टेबल फिल कर लिया। टेक द बेस्ट टाइट्रेशन रिजल्ट्स, बेस्ट टाइट्रेशन जिनमें 0.2 का डिफरेंस होगा, तो 0.2 का डिफरेंस हमें किस में नजर आ रहा है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में। ठीक है, 2 और 4 में 0.2 का डिफरेंस है, तो इन दोनों को आपने टिक कर दिया। एवरेज वॉल्यूम इन दोनों से निकलेगा, तो ये हो जाएगा 16.9 प्लस 16.7 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट वुड बी 16.8, ये एवरेज वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर?
अच्छा जी, अब नेक्स्ट कह रहे हैं, a second student does another series of titrations. A second student does another series of titrations using the same method and 0.005 mole per dm³ KMnO4. This student obtains an average volume of 16.9. इसका average volume कितना आ रहा है? 16.9. The equation for the reaction is shown. Calculate the number of moles of MnO4 minus used by the second student. तो सेकंड स्टूडेंट के लिए KMnO4 का वॉल्यूम कितना लगा है? 16.9. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड, और KMnO4 की कंसंट्रेशन जो है वो ऑलरेडी गिवन है 0.005 मोल पर dm³. ठीक है जी, तो आपने क्या फाइंड आउट करना है? आपने मोल्स फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स. तो हमें पता है कि C इज इक्वल्स टू N/V और मोल्स इज इक्वल्स टू C इंटू V. तो कंसंट्रेशन कितनी है? 0.005 और वॉल्यूम कितना लगा है? 16.9. इसको dm³ में कन्वर्ट करेंगे डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा which would be 16.9 divided by 1000 multiply by 0.005. तो ये आ जाएगा 8.45 into 10 raised to power minus 5. That would be 8.45 into 10 power minus 5. ये आपके पास आ गए मोल्स ऑफ KMnO4. ये KMnO4 के मोल्स आ गए. ठीक है जी, KMnO4 के मोल्स आ गए. उसके बाद नेक्स्ट, calculate the number of moles of Fe2 plus ions present in the 25 cm³ of the solution. यानी ये जो 25 cm³ आपने लिया था यहाँ से, इसमें से आपने जो 25 cm³ यहाँ पे लिया था, इसमें Fe2 plus के मोल्स आपने फाइंड आउट करने हैं. Calculate the number of moles of Fe2 plus present in the 25 cm³ sample of the solution. ठीक है, तो अब उसके लिए आपके पास देखें MnO4 जो है वो रिएक्ट कर रहा है Fe2 प्लस से, और MnO4 के मोल्स ऑलरेडी आ चुके हैं हमारे पास, और हमारे पास इक्वेशन भी गिवन है. तो हम रेशियो मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि 1 मोल ऑफ MnO4 रिएक्ट्स विद 5 मोल्स ऑफ Fe2 प्लस. ठीक है जी, 1 मोल ऑफ MnO4 रिएक्ट्स विद 5 मोल्स ऑफ Fe2 प्लस. सो 8.45 into 10 पावर माइनस 5, ये कितने मोल से रिएक्ट करेगा? मतलब 5 टाइम्स हो जाएगा. तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें, by 5, so that would be 4.225 into 10 raised to power minus 4. 4.225 into 10 power minus 4. ये आ गए. यानी जब भी आपने एक सब्सटेंस के मोल्स निकाल लिए हैं और दूसरे सब्सटेंस और इक्वेशन गिवन, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने पहले एक सब्सटेंस के मोल्स निकाले और इक्वेशन भी गिवन थी, और फिर दूसरे सब्सटेंस के मोल्स पूछे जा रहे हैं, तो 90% जो है वो श्योर है कि ये मोलर रेशियो से सॉल्व होना है क्वेश्चन. हाँ जी, समझ आ रही है बात? जहां तक किसी को कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? नो सर. ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है, कैलकुलेट द टोटल मास ऑफ Fe2 प्लस आयंस इन द 5 टैबलेट्स. टोटल मास. ठीक है, अब देखें ये जो आपने मोल, यहाँ पे अक्सर बच्चे थोड़ी सी गड़बड़ कर जाएंगे. ये जो आपने मोल्स निकाले हैं, ये मोल्स कितने वॉल्यूम में है? दिस इज इन 25 cm³. ठीक है, जो आपने एक सैंपल लिया था ओरिजिनल सोल्यूशन में से, ओरिजिनल सोल्यूशन कितना था? 250. ये जो आपकी 5 टैबलेट्स थी, ये जो 5 आयरन टैबलेट्स थी, ये इस 250 में है. इसमें से आपने एक सैंपल एक्सट्रैक्ट किया 25, उसको आपने टाइट्रेट किया, उसके मोल्स आ गए आपके पास. उसके मोल्स कितने आ गए? 4.225 इंटू 10 पावर माइनस 4. आपने कहा जी ये जो 25 cm³ Fe2 प्लस है, इसमें आयरन के मोल्स कितने? 4.225 इंटू 10 पावर माइनस 4. बट एक्चुअल जो आपके पास 5 टैबलेट्स हैं, 1 2 3 4 5, ये जो 5 टैबलेट्स हैं ये सोल्यूशन में है. तो मुझे पहले इसके मोल्स निकालने पड़ेंगे कि जो 5 टैबलेट्स जो पानी में डिसॉल्व की थी उनके टोटल मोल्स कितने हैं. तो उसके लिए अगेन हम कह देते हैं कि जी हमें ये पता है कि 4.225 इंटू 10 पावर माइनस 4, ये कितने वॉल्यूम आया? ये 25 cm³ में है. ठीक है जी,
तो 250 सेंटीमीटर क्यूब में कितने मोल्स होंगे? ठीक है, अगर 25 सीएम क्यूब में इतने हैं तो 250 में कितने, मतलब आपने वॉल्यूम 10 टाइम्स बढ़ा दिया तो मोल्स भी 10 टाइम्स बढ़ जाएंगे। तो हम सीधा सीधा 4.225 को मल्टीप्लाई बाय 10 अगर करें तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे 4.225 इंटू 10 पावर -3, ये आ गए मोल्स इन 250 सीएम क्यूब, मींस 5 टैबलेट्स जो थी 5 टैबलेट्स के मोल्स आ गए। अब इसको मास में कन्वर्ट करना है तो मोलर मास गिवन है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 56 से, तो ये आपके पास हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 56, 0.237 ग्राम्स। ठीक है जी, तो ये आपके पास मास आ जाएगा, दैट वुड बी 0.237 ग्राम्स। जी बेटा, यहां तक बात क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? देखिए ना बेटा, आपके पास टोटल 5 टैबलेट्स हैं, 5 टैबलेट्स आपने डिसॉल्व की थी और सोल्यूशन बनाया था 250 सीएम क्यूब। फिर उसमें से आपने 25, थोड़ा सा मतलब अपने जहन में ये पिक्चर है, इसको जहन में रखें कि हो क्या रहा है। आपने 250 सीएम की 5 टैबलेट्स थी, उनको डिसॉल्व किया, पानी में सोल्यूशन बना, उसमें से 25 सीएम क्यूब एक्सट्रैक्ट किया, उसको KMnO4 से रिएक्ट किया। KMnO4 को टोटल 250 से तो नहीं रिएक्ट किया ना, आपने 25 से रिएक्ट किया। तो जो मोल्स आपको पता लगे Fe2+ के, वो 25 सीएम क्यूब में। एक्चुअल जो आपके पास 5 टैबलेट्स हैं उसका सोल्यूशन कितना है? 250। तो मुझे टोटल मोल्स निकालने ना, तो मैंने कहा जी 25 सीएम क्यूब में इतने मोल्स आए तो 250 में कितने होंगे, मतलब हमने उसको 10 टाइम्स कर दिया। समझ आ रही बात? ठीक है, तो ये इस किस्म की, ये आपको तकरीबन हर सवाल में जहां भी मोल्स का क्वेश्चन आएगा टाइट्रेशन का, वहां पे ये इस तरह से मतलब आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक पार्ट मिलेगा जिसमें आप या तो मतलब उसको मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, इतने टाइम्स बढ़ गया या इतने टाइम्स कम हो गया, वो डिवाइड कर रहे होंगे। ठीक है ना, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखा करेंगे, एक्चुअल सोल्यूशन क्या था और आप क्या कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट करेंगे तो टोटल मास ऑफ द 5 टैबलेट्स इज 1.83 ग्राम। 5 टैबलेट्स का जो एक्चुअल मास आया है वो कितना है? 1.83। कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ आयरन इन द टैबलेट्स। अब टोटल मास ऑफ टैबलेट्स का 1.83, अब टैबलेट्स में सिर्फ आयरन थोड़ी है, दूसरे सब्सटेंस भी है, आयरन का मास इसमें इतना है 0.237 ग्राम। तो परसेंटेज बाय मास ऑफ आयरन फाइंड आउट करनी है, गिव योर आंसर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो परसेंटेज बाय मास ऑफ आयरन कैसे मास फाइंड आउट होगा? मास ऑफ आयरन 0.237 डिवाइडेड बाय मास ऑफ 5 टैबलेट्स 1.83 into 100, तो 0.237 divided by 1.83 into 100, तो 12.9। हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आंसर देना है, so that would be 12.9%। ये परसेंटेज है जी। हाँ जी बेटा, क्लियर है सबको? ठीक है जी, सबको क्लियर है? जी बेटा। नहीं, 12.9 लिखेंगे क्योंकि अगर तो ये ना लिखा होता तो 12.9 ये देखेंगे। क्या लिखा है? गिव योर आंसर टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे इसलिए 12.9। अगर ये ना होता तो आप 13 ही लिख देते, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है 1 मार्क का पार्ट है तो इसलिए इसको 12.9 लिखना है। ठीक है जी, चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अच्छा, ये कैटाइन एनाइन के टेस्ट हैं, इनको डिस्कस करने की जरूरत है, ये सबको क्लियर है? तो स्किप करें या डिस्कस करूं मैं? ये याद करने हैं, अगर ये याद है तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, डिस्कस करें।
चले जी कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं इसको। A solution contain one cation and two different anions. One cation and two different anions. The table shows the test student does on this solution. Complete the table. Name any gas form. देखिए अब आपके पास एक cation है और दो different anion, ठीक है। अब आपने different टेस्ट किए, अब हमें देखना है to a portion of the solution in a boiling tube adds aqueous sodium hydroxide. अब NaOH ये आपने याद रखना है, ये किसके लिए होता है, ये कैटाइन टेस्टिंग के लिए होता है। तो कैटाइन टेस्ट हो रहा है और डायरेक्ट कंक्लूजन मिल गया मुझे। कंक्लूजन क्या मिल गया कि द सॉल्यूशन कंटेन Fe2+ आयन। तो NaOH ऐड करने पर आपको डायरेक्ट कंक्लूजन दे दिया गया है कि इट कंटेन्स Fe2+ आयंस। तो आपको पता होना चाहिए कि जी Fe2+ किस ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर कह रहे होंगे, दैट इज ग्रीन precipitate which remains insoluble in excess। मतलब ये याद रखने हैं आपको कि Fe2+ की ऑब्जर्वेशन क्या है, this gives green precipitate, dirty green precipitate which remains insoluble in excess। तो कैटाइन तो हमें कंफर्म हो गया कि कैटाइन जो है ये Fe2+ है, ठीक है। उसके बाद एनाइंस के लिए to a portion of the solution in a test tube adds dilute nitric acid until no further change is seen। नाइट्रिक एसिड ऐड किया गया, नाइट्रिक एसिड ऐड करने पर a gas is evolved that turns lime water milky। जी कौन सी गैस है और कौन सा आयन है, जल्दी से बताएं साहब। नाइट्रिक एसिड ऐड किया गया है, the colorless gas produces which turn lime water milky। So which gas is being produced and which anion is present in the solution? Carbonate ion, ठीक है जी, carbonate ion, because whenever we add, if the solution contain carbonate ion, आपने ये आयन की इक्वेशन ध्यान में रखनी है, किसी भी सॉल्यूशन में अगर कार्बोनेट आयन मौजूद है and we add dilute acid, nitric acid, sulfuric acid, hydrochloric acid, whatever acid, main purpose is कि हमें H ion release करने हैं। So these hydrogen ions will react with carbonate ion to release carbon dioxide gas and water, and this carbon dioxide gas it turns lime water milky, ठीक है। तो just remember this thing कि wherever if a gas is being released, so you have to mention the name of gas, name any gas form। तो नाम लिखना लाजमी है। तो पहली चीज तो आपने कह दी कि जी gas is evolved, carbon dioxide is evolved and carbonate ions are present in the solution। carbonate ions present, ठीक है। next add aqueous barium nitrate, barium nitrate add किया गया। on adding barium nitrate we get white precipitate। so barium nitrate add करने पर if we get white precipitate that means which anion is present। हाँ जी कौन सा anion होगा ये, आपने barium nitrate add किया है सल्फेट, तो ठीक है सल्फेट मौजूद होगा, ठीक है, क्योंकि बैरियम नाइट्रेट में से बैरियम आयंस जो हैं, बैरियम आयंस Ba2+ will react with, if the solution contains SO4 2-, this gives barium sulfate, all the sulfates are soluble except for barium, calcium and lead, this gives white precipitate, so that means solution contains sulfate ions are present। जी ठीक है जी, ये आपको जस्ट याद रखने टेस्ट, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, आखिरी दिनों में जो भी आपको टाइम मिलेगा उसमें आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, पास पेपर में से याद करें इनको, ठीक है। मतलब ये सॉलिड मार्क्स हैं, ये लाजमी आने ही आने और इन पे आपको इजीली मार्क्स मिलेंगे, ठीक है जी। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट इज अ वाटर सॉल्युबल कंपाउंड। Describe a series of tests and the observation to identify the calcium, ammonium and nitrate ions। मतलब कितने आयन हो गए इसमें, 3। कैल्शियम आयन का टेस्ट भी लिखना है, अमोनियम आयन का भी और नाइट्रेट आयन का भी। Your description will need to explain how to prevent ammonium ion interfering with the test for nitrate ion। क्योंकि अमोनियम और नाइट्रेट का टेस्ट ऑलमोस्ट सेम है, तो इसलिए आपको ये चीज क्लियर करनी है कि हाउ टू
प्रिवेंट अमोनियम आयन इंटरफेयरिंग विद द टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन। तो आप तीनों के लिए अलग अलग, क्योंकि 3 आयन्स हैं तो आप सिंपल हेडिंग बना लें कि जी पहले कैल्शियम को टेस्ट करते हैं, और कैल्शियम क्योंकि कैटाइन है इसका बड़ा आसान सा टेस्ट है कि ऐड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ऐड करेंगे, ठीक है। ऑन एडिंग NaOH white precipitate forms which remains insoluble, ठीक है जी। और कैल्शियम आयंस जो हैं वो अमोनिया के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो सिर्फ NaOH के साथ टेस्ट करेंगे, और चाहे तो आप इसको कंफर्मेशन के लिए थोड़ा सा हीट भी करना चाहें तो हीट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अमोनियम और नाइट्रेट आयन, अमोनियम भी कैटाइन है, अमोनियम का भी बड़ा सिंपल सा टेस्ट है, जस्ट सिंपल आपने ऐड NaOH और उसको हीट करते हैं। तो ऑन एडिंग NaOH एंड हीटिंग द सॉल्यूशन क्या होगा, सिंपल अ कलरलेस गैस प्रोड्यूसेस which turns moist red litmus blue, because अमोनियम आयन अगर किसी भी सॉल्यूशन में मौजूद है, और मैं इसकी आयनिक इक्वेशन यहाँ लिखता हूँ NH4, आपने इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड वुड रिलीज OH माइनस, और अब जब आप इसको हीट करते हैं तो ऑन हीटिंग दिस अमोनियम आयन will release H plus which would be gained by OH minus to form water, H2O बन जाएगा, प्लस ये जो कि यहाँ से एक H प्लस निकल गया तो पीछे क्या रह गया NH3, तो ये अमोनिया गैस बन गई जो कि which is basic in nature and it turns red litmus paper blue, ठीक है जी। सो अमोनिया गैस प्रोड्यूसेस। और फाइनली लास्ट में नाइट्रेट आयन का टेस्ट है, ठीक है। लास्ट में आपने नाइट्रेट आयन का टेस्ट लिखना है, तो नाइट्रेट आयन का टेस्ट क्या है, NO3 माइनस। नाइट्रेट आयंस के लिए सेम NaOH वाला टेस्ट है, सॉरी अमोनियम आयन वाला टेस्ट है, ऐड NaOH प्लस हीट, ठीक है जी। अब इस पे क्या होगा, क्योंकि अमोनियम आयंस ऑलरेडी मौजूद हैं तो अमोनिया गैस रिलीज होगी, और आप अमोनिया गैस रिलीज होने देंगे, क्योंकि अभी नाइट्रेट का टेस्ट स्टार्ट नहीं हुआ, नाइट्रेट के लिए मजीद और ऐड करना पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि जी keep adding NaOH until no more ammonia releases। क्या आपको पता है अमोनियम आयन मौजूद है तो अमोनिया गैस रिलीज होगी, तो हम कह रहे हैं कि जी NaOH ऐड करते रहें। कब तक ऐड करते रहें, जब तक कि ये रिएक्शन होना बंद हो जाए, मतलब अमोनियम आयन सोल्यूशन में से खत्म हो जाए। जब ये रिएक्शन होना बंद हो जाएगा उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, ऐड एल्यूमिनियम फॉइल। अब आप फिर एल्यूमिनियम फॉइल ऐड करते हैं, एंड इफ अगेन द सेम गैस प्रोड्यूसेस एडिंग एल्यूमिनियम फॉइल विल बेसिकली breaks down nitrate ion। तो नाइट्रेट आयन है ये इतनी आसानी से नहीं टूटते, बट व्हेन वी ऐड एल्यूमिनियम फॉइल, एल्यूमिनियम जो है ये इतनी हीट प्रोवाइड करेगा जिसकी वजह से नाइट्रेट ब्रेक होगा, एंड अगेन वी गेट अमोनिया गैस releases or a colorless gas releases which turn moist red litmus blue। तो मतलब पहले आपने क्या किया, ये चीज ध्यान में रखें, नाइट्रेट के टेस्ट में ये जो पहले वाले स्टेप्स हैं, ये जो आपने पहले 2 पार्ट लिखे हैं, ये अमोनियम वाले टेस्ट, मतलब पहले आपको ये मेक श्योर करना है कि अमोनिया की वजह से, अमोनियम आइंस की वजह से जो अमोनिया गैस रिलीज हो रही है वो सारी की सारी स्केप कर जाए, देन वी विल स्टार्ट द टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन। जी समझ आइए ये बात, क्लियर है बेटा? ठीक है जी, सबको क्लियर? चलो नेक्स्ट हमारे पास ये हो गए टेस्ट फॉर कैटाइंस एंड आयंस। अच्छा जी, उसके बाद ये कुछ आसान से सवाल है सेपरेशनल टेक्निक से रिलेटेड। नेम द प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट इथेनॉल फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर।
इथेनॉल और वाटर में से इथेनॉल को सेपरेट करना है, तो ये दोनों मिक्सेबल लिक्विड्स हैं, तो ऑब्वियसली फ्रैक्शनल distillation, and state why this process is suitable, because they both have different boiling points. ठीक है जी, और based on their boiling points we can separate them. They both have different boiling points. ठीक है जी. Describe a suitable method in each case to separate the named substance from the mixture. Explain your choice in each case. Pure dry sodium chloride from a mixture of sodium chloride and sand. सोडियम क्लोराइड और सैंड के मिक्सचर में से आपने NaCl को रिमूव करना है. ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऐड, वही फिल्ट्रेशन होगी, ऐड NaCl एंड सैंड एंड वाटर, पानी में ऐड किया. ठीक है जी, फिल्टर and collect the filtrate. Filtrate is NaCl. ठीक है जी, और NaCl की आयनिक सब्सटेंस है, तो इजीली हमें, क्योंकि ड्राई सोडियम क्लोराइड चाहिए, तो हीट द फिल्ट्रेट अप टू ड्राइनेस, ताकि सारा का सारा वाटर इवेपोरेट हो जाए. ठीक है जी, रिजेक्ट NaCl, सॉल्ट मिल जाएगा जी. क्लियर है बेटा? ठीक है, अक्सर बच्चे क्या करेंगे, इसको फिल्ट्रेट तक खत्म कर देंगे कहानी कि हमने सेपरेशन कर ली. ठीक है जी, और मतलब इसमें क्या है कि आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपको क्या चाहिए, ड्राई सोडियम क्लोराइड, तो लास्ट वाला स्टेप जरूरी है. अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट फिर क्या है, अ फूड कलरिंग फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ 3 फूड कलरिंग्स. ठीक है, आपके पास 3 फूड कलरिंग्स है, लेट्स से 1 2 3, इन तीनों में से आपने इसको सेपरेट करना है. तो इसके लिए आप क्या करेंगे, क्रोमेटोग्राफी होगी. ठीक है, जहां भी आपके पास कलर्ड सब्सटेंस होंगे उनकी सेपरेशन के लिए क्रोमेटोग्राफी होगी. ठीक है, तो सेपरेशन थ्रू क्रोमेटोग्राफी. प्लेस द स्पॉट्स of mixture onto paper, chromatography paper. ठीक है जी, dip the paper in a solvent such that the baseline remains, or the spot जो भी आप लिखेंगे, baseline remains above the solvent level. Due to different solubility spots, और आप कहने के फूड कलरिंग्स travel to different heights. ठीक है, कोई ज्यादा ऊपर तक जाएगी, जो ज्यादा सॉल्युबल होगी, जो लेस सॉल्युबल होगी वो कम मूव करेगी. ठीक है, एंड desired food coloring can be identified through its RF value. ठीक है जी, ये सिंपल. आपने अगर यहाँ तक भी इसको लिख देते हैं कि ट्रेवल डिफरेंट हाइट्स, तो ये भी काफी है. ये वाला जो हमने पॉइंट लिखा है ये भी काफी है. दोनों में से कोई भी एक पॉइंट लिख दे. ठीक है, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, ये ज्यादा जगह ले रहे हैं. तो आपने जो सिंपल जो है, दोनों में से कोई भी एक पॉइंट लिख देंगे, या तो हाइट्स को मेंशन कर दें, या फिर सिंपल कह दें कि RF वैल्यू से आप कैलकुलेट करें. जी, क्लियर है? हाँ जी बेटा.
क्लियर है सबको ये? हाँ जी, ये क्रोमेटोग्राफी सबको क्लियर हो गया? अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए। A student suggests a method to prepare pure dry crystals of hydrated pure dry crystals of hydrated copper 2 sulfate, but some processes are missing. ठीक है जी, क्या बनाने जा रहे हैं? Pure dry crystals of hydrated copper 2 sulfate, but some processes are missing. Measure, सबसे पहले इसने क्या किया? Measure a known volume of 0.5 mole per dm cube sulfuric acid in a beaker. ठीक है जी, बीकर लिया, बीकर में इसने known volume of 0.5, ये लेट्स से दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। एड अ स्पैचुला मेजर ऑफ सॉलिड कॉपर 2 ऑक्साइड एंड स्टिर, फिर इसमें इसने कॉपर ऑक्साइड जो है वो इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। हीट टू इवेपोरेट ऑल द वाटर एंड ऑब्टेन द क्रिस्टल। अभी कह रहे बीच में स्टेप्स मिसिंग है, ठीक है। देयर इज अ प्रोसेस मिसिंग बिटवीन स्टेप 1 and 2 to increase the rate of reaction. Identify the missing process. यानी once he added sulfuric acid, तो ये कहने कि कॉपर ऑक्साइड ऐड करने से पहले एक और स्टेप होगा जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, और वो क्या होगा? हीटिंग। क्या आप एसिड का टेम्परेचर जो है वो बढ़ाएंगे, ठीक है। तो हीट द एसिडिक सॉल्यूशन, हीट करेंगे। In step 2, all the solid copper 2 oxide disappears. Step 2 में जो आपने copper 2 oxide ऐड किया वो सारा का सारा डिसअपियर हो गया, मतलब रिएक्शन कर गया, ठीक है। State and explain what the student should do next in step 2. Step 2 में ये मजीद क्या करेगा? क्योंकि आपको याद होगा इन सारे मेथड्स में जो हम मेटल या मेटल ऑक्साइड या मेटल कार्बोनेट लेते हैं, ये हमें किस में लेने होते हैं? एक्सेस में लेने होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर डिसॉल्व हो गया है तो इसका मतलब यू वुड ऐड more copper oxide until it stops disappearing. मतलब कि रिएक्शन कंप्लीट जब तक ना हो जाए, until it stops disappearing, until it becomes an excess, ठीक है। So that all the acid utilizes, सारा का सारा एसिड जो है वो आपने यूटिलाइज करना है। तो उसको यूटिलाइज करने का एक ही तरीका है कि आपने एक्सेस कॉपर ऑक्साइड जो है वो ऐड करना है, ठीक है। देयर इज अ प्रोसेस मिसिंग बिटवीन स्टेप 2 एंड स्टेप 3. स्टेप 2 में ही एडेड कॉपर 2 ऑक्साइड, एंड स्टेप 3 में हीट टू इवेपोरेट ऑल द वाटर एंड ऑब्टेन द क्रिस्टल्स, ठीक है। तो अब ये डायरेक्ट इन्होंने इवेपोरेशन शो कर दी है, इवेपोरेशन अप टू ड्राइनेस। उससे पहले जो एक्सेस में कॉपर 2 ऑक्साइड था वो रिमूव ही नहीं किया, ठीक है। तो कौन सा स्टेप मिसिंग हो गया यहाँ पे? कि फिल्टर टू रिमूव एक्सेस कॉपर, filtration is missing to remove excess copper 2 oxide. excess copper 2 oxide है वो आपने जो है वो रिमूव करना है, ठीक है। स्टेप 3 will not make crystals of hydrated copper 2 sulfate, ठीक है। आपको हाइड्रेटेड कॉपर 2 सल्फेट रिक्वायर्ड है क्रिस्टल्स बनाने। स्टेप 3 क्या है? हीट टू until all the water obtain the crystal. तो इवेपोरेट ऑल द वाटर मतलब ये ड्राइनेस है, ड्राइनेस वाला मेथड है। ड्राइनेस से कभी भी क्रिस्टल नहीं मिलते, क्रिस्टल्स जो है वो हाइड्रेटेड होते हैं। ड्राइनेस से क्या मिलेगा आपको? एनहाइड्रस पाउडर मिलेगा। तो जब भी आप ड्राइनेस करेंगे तो उससे सारा का सारा वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, कभी भी क्रिस्टल्स नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको क्रिस्टल्स चाहिए, हाइड्रेटेड सॉल्ट चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ अप टू ड्राइनेस मेथड आप क्या करेंगे कि सैचुरेशन पॉइंट तक हीट करेंगे, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन वुड अकर, crystallization, heat the solution up to saturation point, ठीक है जी। allowed to cool down once crystals appear, collect, ठीक है। crystals heat up to saturation point, not up to dryness, heat up to saturation point,
allow it to cool down. Once crystals appear, filter and collect the crystals. ये methods जो है ना salt making के, crystallization के, ये सारे methods आपके ध्यान में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. ड्राई क्रिस्टल नहीं होते बेटा, ठीक है. क्रिस्टल जहां भी बोलेंगे आपने क्रिस्टलाइजेशन करनी है. ठीक है, कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जिनके पाउडर मतलब हाइड्रेटेड एंड हाइड्रेस में कोई फर्क नहीं होता, बट आप अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ध्यान में रखें कि जहां भी क्रिस्टल आपसे कहा जाए तो आपने मतलब क्रिस्टलाइजेशन ही करनी है. ठीक है जी, क्लियर हो गई बात ये. नेक्स्ट, डिस्क्राइब टू observations that student makes during the preparation of pure dry crystals of hydrated copper 2 sulfate. For each observation, make clear at which step it is seen. Observation 1. So observation 1 हम कह सकते हैं कि जो आपने excess copper 2 oxide ऐड किया था, ठीक है, कहाँ पे ऐड किया था? इन step 2. Step 2 में हमने copper 2 oxide ऐड किया था. तो जब वो excess में आ जाएगा तो black solid, क्योंकि copper 2 oxide की appearance क्या है? Black. तो हम कहेंगे कि जी ब्लैक सॉलिड remains in step 2 once copper oxide goes in excess. और दूसरा, जब ये सोल्यूशन बनेगा कॉपर 2 सल्फेट का, ठीक है, तो आपने यहाँ पे स्टेप 3 में जब आप क्रिस्टल्स बनाएंगे, ठीक है, तो जो सैचुरेटेड सोल्यूशन जो बनाएंगे तो वो हम कह सकते हैं, या डायरेक्ट आप कह देंगे वी गेट ब्लू crystals in step. State a hazard involved in this preparation and a safety precaution the student should take to reduce the risk from this hazard. तो क्योंकि आप एसिड यूज कर रहे हैं, एसिड्स आर कोरोसिव, ठीक है जी. तो एसिड इज कोरोसिव, जहां भी एसिड की बात आए तो एसिड ही कोरोसिव होते हैं, तो वही आप डायरेक्ट लिख देंगे. ठीक है जी. तो वेयर सेफ्टी ग्लव्स, गॉगल्स, ठीक है जी. तो ये आपने जो है वो ये हैजर्ड आ गया इसमें. अच्छा जी. अच्छा, ये लास्ट ग्राफ वाला क्वेश्चन है एंथैल्पी चेंज से रिलेटेड. ये मैंने लास्ट में डिस्कस करना था, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, तो ये भी हम देख लेते हैं. यहाँ तक सबको क्लियर है? इसकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, जो आपने पढ़ी हुई है उनसे रिलेटेड, मतलब ऐसी कैलकुलेशन आपने इतनी ज्यादा नहीं देखी हुई, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन खास तौर पर डिस्कस करना था. जी, यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन? अच्छा जी, चलें अब ये क्वेश्चन देख लें. A student does an experiment to determine the enthalpy change for the displacement reaction between zinc and aqueous copper 2 sulfate. अब enthalpy change क्या होता है? डेल्टा एच. डेल्टा एच क्या है? एनर्जी चेंज. कि जब ये रिएक्शन होगा तो जो एनर्जी चेंज आएगा ये फाइंड आउट करना है हमने. enthalpy change फाइंड आउट करना है when zinc reacts with aqueous copper 2 sulfate. Now we know that zinc is more reactive. Zinc is more reactive. This will displace copper out of the solution to get zinc sulfate and copper. ठीक है, तो अब इसमें जो एनर्जी चेंज आएगा वो हमने देखना है. तो स्टेट व्हाट इज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन. सो बिकॉज जिंक इज डिस्प्लेसिंग कॉपर फ्रॉम copper 2 sulfate एंड CuSO4 का कलर मुझे पता है कि ये ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, और ZnSO4 जिंक जो है ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, बट इसके सोल्यूशन जो है वो कलरलेस होते हैं. तो द कलर ऑफ द सोल्यूशन विल फेड. ठीक है जी. तो वी कैन से दैट कलर ऑफ द सोल्यूशन fades or it goes colorless, कुछ भी लिख सकते हैं आप इसमें से. ठीक है जी. और रेडिश ब्राउन डिपॉजिट ऑफ कॉपर, ये जो कॉपर मिलेगा ये रेडिश ब्राउन कलर का होगा. सो रेडिश ब्राउन डिपॉजिट ऑफ कॉपर भी कहा जा सकता है. अच्छा जी, उसके बाद अब ये पूरा जरा मेथड एक दफा अच्छी तरह से समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है.
The student weighs a sample bottle with a small amount of zinc powder. यानी जो zinc powder था इसके पास, उसने इसको weigh किया कि कितना zinc powder use कर रहा है. For 25 cm cube of 0.5 mole per dm cube copper 2 sulfate into a glass beaker and record the temperature. So what he did, हम diagram बना लेते हैं. ठीक है, इसने simple एक glass beaker लिया और इसमें 25 cm cube copper 2 sulfate. Let's say ये copper 2 sulfate है, कितना 25 cm cube, और इसका इसने टेम्परेचर नोट किया, यहाँ पे थर्मामीटर रख दिया. ठीक है, तो ये थर्मामीटर से टेम्परेचर नोट किया. दिस इज थर्मामीटर. रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ द कॉपर 2 सल्फेट एट 1 मिनट इंटरवल्स फॉर 3 मिनट. यानी 3 मिनट्स तक ये टेम्परेचर नोट करता रहा. पहले मिनट के बाद कितना टेम्परेचर है, फिर दूसरे मिनट के बाद, फिर तीसरे मिनट. ये जस्ट इसलिए करते हैं ताकि टेम्परेचर स्टेबल हो जाए. और फिर उसके बाद अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, 3 मिनट के बाद फिर इसने क्या किया, ऐड द जिंक पाउडर टू द कॉपर 2 सल्फेट एट द 4th मिनट. चौथे मिनट में कभी आपसे लिखने को आएगा, आपने भी ऐसे ही लिखना है. ठीक है, एंथैल्पी चेंज का जो क्वेश्चन होगा, अगर कभी ऐसा कोई, वैसे तो ओ लेवल्स में इस टाइप के क्वेश्चन लिखने के लिए बहुत रेयर चांस है. ठीक है, बट फिर भी आप ये ध्यान रखना, मेटल डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड अगर ये इस किस्म का एक्सपेरिमेंट लिखने को आ जाए तो आपने किस तरह से करना है. ठीक है, तो आपने फिर क्या किया, एड्स टू जिंक पाउडर एट द 4th मिनट. चौथे मिनट में आपने इसमें जिंक पाउडर ऐड किया. लेट्स से ये जिंक पाउडर जो है ये आपने ऐड कर दिया. दिस इज जिंक पाउडर एंड रीवे द सैंपल बॉटल. ठीक है, वो जितना भी आपके पास सैंपल बॉटल में था, लेट्स से ये सैंपल बॉटल थी, इसमें जिंक मौजूद था, वो आपने सारा का सारा ऐड कर दिया. हो सकता है कुछ वॉल्स के साथ लगा रह जाए, तो दोबारा आप उसका मास देंगे. दोबारा पहले आपने एक्चुअल जो बॉटल थी जिसमें जिंक मौजूद था उसका मास लिया, फिर खाली बॉटल का मास लेंगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जिंक का मास आ जाएगा. ठीक है, stir the mixture in the glass beaker and record the temperature at 1 minute intervals for 6 minutes. तो पहले 3 मिनट तक आपने नोट किया, चौथे मिनट पे ऐड किया, अगले 6 मिनट फिर टेम्परेचर नोट करेंगे. ठीक है, the masses recorded are shown. Mass of container with zinc powder कितना था, 15.18 ग्राम. Mass of container with zinc powder. Mass of container after zinc powder added to copper 2 sulfate. तो जब आपने सारा का सारा ऐड कर दिया, फिर कितना रह गया आपके पास कंटेनर का मास, 14.23. सो मास ऑफ जिंक पाउडर कितना यूज हुआ, ये माइनस कर देंगे. 15.18 माइनस 14.23, सो दिस इज 0.95 ग्राम्स. 0.95 ग्राम. बेटा यहाँ तक समझ में आ रहा है ये सबको? एक्सपेरिमेंट समझ में आया? 5A में ऐसा लिख सकते हैं कि ऑल सॉलिड जिंक डिसअपीयर्स. ये भी लिख सकते हैं, बट जो ज्यादा जो ऐसी जो ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि आपने पढ़ रखी हैं, सिलेबस में है, कॉपर 2 सल्फेट का कलर आपने पढ़ा है, कॉपर का कलर आपने पढ़ा है, तो जो ज्यादा क्लियर ऑब्जर्वेशंस हैं वो लिखना ज्यादा बेहतर है. ठीक है जी. अच्छा, उसके बाद द स्टूडेंट रिजल्ट्स आर शोन. सजेस्ट व्हाई नो टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड एट द 4th मिनट. चौथे मिनट पे इसने टेम्परेचर रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? बिकॉज एट 4th मिनट ही एडेड जिंक इनटू द सॉल्यूशन. ठीक है, उस टाइम पे आपने जिंक ऐड किया, रिएक्शन स्टार्ट किया, तो बिकॉज एट 4th मिनट जिंक वाज एडेड. तो जिस टाइम पे आप दूसरा रिएक्टेंट ऐड करते हैं, एट दैट टाइम, क्योंकि रिएक्शन वहां स्टार्ट हो रहा है, तो आप वहां का टेम्परेचर, वो टेम्परेचर मुझे प्रिडिक्ट करना है कि कितना टेम्परेचर राइज आएगा. ठीक है ना, तो वो हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे वो हम देखते हैं. सजेस्ट व्हाई द जिंक इज पाउडर्ड. जिंक पाउडर्ड फॉर्म में क्यों लिया? रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड है, टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, सरफेस एरिया इज वन ऑफ द फैक्टर्स टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन. अच्छा जी, स्टेट व्हाई द ग्लास बीकर इज नॉट द मोस्ट सुटेबल पीस ऑफ एपरेटस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. सजेस्ट एन इम्प्रूवमेंट. ग्लास बीकर बेसिकली यहाँ पे आपने हीट चेंज नोट करना है, एनर्जी चेंज नोट करना है. तो वी वुड नीड एन एपरेटस विद मिनिमम हीट लॉसेस. ठीक है, और ग्लास बीकर जो है ये इतना अच्छा इंसुलेटर नहीं है, तो इसमें से हीट कैन स्केप. सो ज्यादा बेहतर क्या होगा कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग ग्लास बीकर वी यूज अ पॉलीस्टाइरीन कप विद अ लिड ऑन इट. और ग्लास बीकर ही अगर यूज कर रहे हैं तो उस पर लिड यूज करें. तो हीट लॉसेस ड्यू टू heat losses
as beaker is not a good insulator, use polystyrene cup with lid on, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये ग्राफ मैंने ऑलरेडी पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए थे ताकि टाइम ना लगे ज्यादा। प्लॉट द वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर अगेंस्ट टाइम पर मिनट ऑन द ग्राफ। तो वाई एक्सिस पे आपके पास टेम्परेचर है, एक्स एक्सिस पर टाइम इन मिनट्स है। तो ये देखें, इसमें हमारे पास अब इन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट थ्रू द पॉइंट्स फ्रॉम 0 to 3 मिनट्स। तो क्योंकि पहले 3 मिनट्स में आपने जिंक ऐड ही नहीं किया था, तो पहले 3 मिनट में 0 पे 22.1 टेम्परेचर, फिर 22.1, तो पहले 3 मिनट में टेम्परेचर कांस्टेंट रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट मिनट, ये सेकंड, ये और ये थर्ड मिनट आ गया, 1 2 3। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं कि एक्सट्रापोलेट द लाइन टू द फोर्थ मिनट। तो ये चौथे मिनट तक मैंने इसको लाइन को एक्सट्रापोलेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट टू द पॉइंट फ्रॉम पॉइंट 5 to 10। दिस इज पॉइंट 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और इसको भी आपने फिर एक्सट्रापोलेट करना है लाइन बैक टू द फोर्थ मिनट। ये फोर्थ मिनट तक इसको एक्सट्रापोलेट कर दिया जी। ये ग्राफ समझ में आ रहा है? ग्राफ क्लियर है? जी बेटा, ग्राफ क्लियर है सबको? देखें, आपके पास जो पहले 4 पॉइंट्स हैं, 0 1 2 3, इस पे टेम्परेचर सेम है क्योंकि इसमें आपने जिंक ऐड ही नहीं किया। ठीक है, तो वो यही इन्होंने कहा कि ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन ऑफ बेस्ट फिट थ्रू द पॉइंट्स फ्रॉम पॉइंट 0 to 3। तो ये आपके पास 0 पे पॉइंट है, 1 पे, 2 पे, सबकी वैल्यू सेम ही है, तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। उसको हमने एक्सट्रापोलेट किया। एक्सट्रापोलेट मतलब आपने जो लाइन चल रही है उसी ट्रेंड पर आपने उसको 4 तक लेके जाना है, तो फोर्थ मिनट। तो आपने इसी लाइन को एक्सटेंड कर देना है फोर्थ मिनट तक। ठीक है, ये आपके पास एक मतलब आप कह लें कि वैल्यू आ गई, या आप अज्यूम करेंगे जी फोर्थ मिनट पे ये होगा। उसके बाद फिर इसी तरीके से सेम ये 5 6 7 8 9 10 ये वैल्यूज गिवन है यहाँ पे। मैंने यहाँ से डायरेक्ट जो है वो पॉइंट प्लॉट कर दिए, और इसको भी हमने एक्सट्रापोलेट करना था। ये फोर्थ मिनट पे, ये फोर्थ मिनट है, इस पे मैंने इसको एक्सट्रापोलेट कर दिया। हाँ जी बेटा, अब क्लियर है बात? ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि यूज योर एक्सट्रापोलेटेड लाइंस टू डिटरमिन द टेम्परेचर चेंज एट द फोर्थ मिनट। चौथे मिनट पे जो टेम्परेचर चेंज आ रहा है वो आपने नोट करना है। तो ये कैसे आएगा? आप ये मतलब आपने इन दोनों लाइंस को मिला देना है। ठीक है, मतलब आपने ये कह रहे हैं कि दिस इज फोर्थ मिनट पे वी एडेड जिंक, एंड एज वी एडेड जिंक टेम्परेचर राइजेस टू दिस पॉइंट। तो हमने देखना है कि ये डिफरेंस कितना आ रहा है, ये टेम्परेचर राइज कितना आ रहा है। तो हम सिंपल इन दोनों पॉइंट्स को जो है वो कंबाइन करते हैं। ठीक है, ये आपने दोनों पॉइंट्स जो है वो कंबाइन कर दिए, और अब आप दोनों की वैल्यूज जो है वो नोट कर लें। तो ये आपके पास आ जाएगा 29.3, तो दिस इज 29.3, और ये कितना है? ये है 22.1। 22.1, तो 29.3 माइनस 22.1, 29.3 माइनस 22.1, दिस इज 7.2। तो आपके पास डिफरेंस कितने का आ रहा है? यूज योर एक्सट्रापोलेटेड लाइन टू डिटरमिन द टेम्परेचर चेंज एट द फोर। तो आपने कहा जी इनिशियल टेम्परेचर बिफोर एडिंग जिंक, जिंक ऐड करने से पहले टेम्परेचर कितना था? 22.1, एंड एज वी एडेड जिंक तो टेम्परेचर कहाँ चला गया? 29.3। तो डिफरेंस निकाला तो कितना आ रहा है? 7.2। ये डिफरेंस आ गया जी। क्लियर है? ठीक है, तो जहां भी इस किस्म का ग्राफ आए आपने दोनों लाइंस को मिला के फिर डिफरेंस देखना है कि कितना आ रहा है। जी बेटा, इज इट क्लियर? ठीक है जी, ये आपके पास। उसके बाद कह रहे हैं कैलकुलेट द एनर्जी चेंज Q इन जूल्स ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। अब ये एक्सप्रेशन आपने फिजिक्स में यूज की होगी, Q इज इक्वल्स टू mc डेल्टा T।
Q जो है ये स्पेसिफिक हीट है, सॉरी C स्पेसिफिक हीट है, Q हीट चेंज है जो भी हीट आ रही है, और M मास है, और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो M इज द मास ऑफ सोल्यूशन 25 ग्राम्स, C इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सोल्यूशन, इसकी वैल्यू गिवन है। आपने क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द एनर्जी चेंज इन जूल्स ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। तो आपके पास एनर्जी चेंज क्या है, Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T। Q हमें फाइंड आउट करना है, मास दे दिया गया है 25 इंटू C की वैल्यू गिवन है 4.2, और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर ये आपके पास 7.2। ठीक है, तो डायरेक्ट हम 7.2 ले लेते हैं। तो 25 इंटू 4.2, 25 into 4.2 into 7.2, this is 756, 756। ठीक है जी, ये आपके पास जूल आ गए 756 जी। ये क्लियर है बेटा? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट, अब लास्ट की जो दो कैलकुलेशंस है। द लिमिटिंग रिएक्टेंट इज कॉपर 2 सल्फेट, calculate the number of moles of copper 2 sulfate in 25 cm cube of 0.5 mole per dm cube CuSO4। तो ये कहने कि ये जो बेसिकली आपने एक्सपेरिमेंट किया है कौन सा, जिंक का और कॉपर 2 सल्फेट का, इसमें कॉपर 2 सल्फेट जो है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। दिस विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ जिंक सल्फेट फॉर्म। ठीक है, तो कॉपर 2 सल्फेट का वॉल्यूम भी गिवन है, वॉल्यूम भी गिवन है, कंसंट्रेशन भी गिवन है, मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो मोल इज इक्वल्स टू C इंटू V, कंसंट्रेशन कितनी है 0.5, वॉल्यूम 25 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 1000, 5 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.5, 0.0125, ये आ गए मोल्स ऑफ कॉपर 2 सल्फेट। और देन दे आर सेइंग यूज योर आंसर फ्रॉम B9, B9 में आपने ये जो वैल्यू निकाली, ठीक है, यूज योर आंसर फ्रॉम B9 एंड B10, और B10 में ये आंसर आया। टू कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज डेल्टा H ऑफ द रिएक्शन इन किलो जूल्स पर मोल, पर मोल, किलो जूल्स पर मोल फाइंड आउट करनी है आपने। मतलब किलो जूल्स पर मोल मतलब एनर्जी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ कॉपर 2 सल्फेट, किलो जूल्स पर मोल का मतलब क्या हो गया कि व्हेन 1 मोल ऑफ CuSO4, इसका एक मोल जब रिएक्ट करेगा एक्सेस जिंक के साथ तो कितना एनर्जी चेंज आएगा। अभी जो आपने एनर्जी चेंज कैलकुलेट किया वो इतने मोल्स के लिए किया, इन्होंने यही कहा ना कि इन दोनों वैल्यूज को यूज करें। तो हम कह रहे हैं कि जी 0.0125 मोल्स, जब इतने मोल्स ऐड किए हैं तो कितना एनर्जी चेंज आ रहा है 756 जूल्स। ठीक है जी, तो ये तो इतने मोल्स के लिए आ गया। ठीक है, अब क्योंकि मुझे पर मोल फाइंड आउट करनी है तो मतलब एक मोल से कितना एनर्जी चेंज आएगा, ये रेशो लगा दिया आपने। इतने मोल से 0.0125 मोल से 756 जूल्स आ रहे हैं, तो एक मोल से कितना एनर्जी चेंज आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, x वुड बी इक्वल टू 756 डिवाइडेड बाय 0.0125, this would be 756 divided by 0.0125, और ये आ रहा है 60,480। ठीक है जी, 60,480 जूल्स, लेकिन क्योंकि मुझे किलो जूल्स में चाहिए तो इसको डिवाइड कर देता हूँ 1000 से। तो दिस वुड बी 60,480 divided by 1000, so that would be 60.48 किलो जूल्स पर मोल। जी, ये समझ आइए बेटा बात? ये रेशियो मेथड से हमने इसको सॉल्व कर लिया कि इतने मोल से इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है तो एक मोल के लिए कितनी, क्योंकि किलो जूल्स पर मोल मेंशन था तो इसलिए हमने एक मोल के लिए फाइंड आउट कर लिया। जी, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, लास्ट में कह रहे हैं द एक्चुअल enthalpy change of this reaction is likely to be greater than the value calculated in B11। यानी ये जो आपने वैल्यू कैलकुलेट की है एक्चुअल वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है। सजेस्ट द रीजन फॉर दिस डिफरेंस, क्या रीजन है, हीट लॉसेस। ठीक है जी, मतलब हमेशा जहां भी आपसे पूछा जाए कि जी डेल्टा H इतना आना चाहिए था, कम आ रहा है, तो रीजन क्या हो सकता है, सबसे जो मेजर रीजन है दैट इज हीट लॉसेस।
ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। आप अगर बाद औकात कहीं पे कहते हैं कि जी हीट लॉसेस के अलावा कोई दूसरा रीजन बताएं, तो दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि रिएक्शन इज नॉट कंप्लीट येट, रिएक्शन इज नॉट कंप्लीट येट। ठीक है, तो आप एक रीजन ये भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये पेपर हो गया कंप्लीट। समझ आ गई ये बात सबको? किसी को कोई क्वेश्चन इसमें बेटा? जी, सबको क्लियर है?